अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है। आपको जैसे कि पहले लेक्चर में मैडम अनिका बता चुकी हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आपके चैप्टर्स, आपकी बुक्स की डिवीज़न क्या है। अब आज से हमने अपनी फ़र्स्ट बुक स्टार्ट करनी है और इस फ़र्स्ट बुक का ये फ़र्स्ट चैप्टर है द डाइंग सन। इसके राइटर का नाम है सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स ने ये चैप्टर सूरज और सितारों और सैयारों के बारे में लिखा है। एक मफरूज़े की बेस पर उन्होंने बताया है कि ये दुनिया किस तरह से वजूद में आई। ये एक एजम्पशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, कि इस दुनिया के तख्लीक होने में या इस दुनिया के वजूद में आने के बारे में बहुत सारी एजम्पशंस हैं। वैसे ही एक थ्योरी सर जेम्स जीन्स ने इस चैप्टर में प्रेजेंट की है, जो कि हम पढ़ेंगे। स्टार्ट उन्होंने यहाँ से लिया है कि सितारे कितने बड़े हैं और इस दुनिया में या इस कायनात में हमारे सैयारे, हमारे प्लैनेट, हमारे अर्थ की क्या वैल्यू है, ये इसका साइज़ क्या है और ये किस अहमियत का मालिक है और इसका वजूद में ये कैसे आया। तो हम इसके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करें बेटा। वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप इसको साथ के साथ लेक्चर के बाद ज़रूर इसको गो थ्रू करें और इसके सिनोनिम्स की ख़ास तौर पे प्रैक्टिस करें। वैसे आपको ट्रांसलेशन तो पेपर में नहीं आती है, लेकिन ये कि आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को समझेंगे नहीं, यू पीपल विल नॉट बी एबल टू आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा चैप्टर के अंदर से बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर फर्स्ट चैप्टर द डाइंग सन। A few stars are known which are hardly bigger than Earth. सिर्फ कुछ सितारे ऐसे हैं जो कि हमारी इस ज़मीन से बड़े हैं, but most of them are so large that hundreds of thousands of Earths could be packed inside each and leave room to spare. लेकिन बहुत सारे सितारे ऐसे हैं कि जिसमें हमारी ज़मीन जैसे सैयारे हज़ारों की तादाद में पैक किए जा सकते हैं और फिर भी उनमें जगह बच जाए, यानी कि वो इतने बड़े हैं कि उसमें हज़ारों की तादाद में अगर हम ज़मीन भी पैक कर दें तो फिर भी जगह बच जाए। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths. और इधर उधर कायनात में जा बजा हम बहुत सारे ऐसे सितारे देखते हैं, बहुत मिलियंस की तादाद में उनकी तादाद में वो मौजूद हैं जो कि इस अर्थ से बहुत बड़े हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इस नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक सिमिली यूज़ की है, एक एग्जांपल यूज़ की है। एक एग्जांपल के थ्रू वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि सितारों का नंबर इस कायनात में कितना है, इतना। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. अब इस नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस कायनात में कितने सितारे एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल यूज़ की है कि जैसे तमाम इस दुनिया में जितने भी सी शोर्स हैं, जितने भी समंदर के किनारे पे जितनी रेत पाई जाती है, उस रेत के जितने ज़र्रात हैं, इस तमाम दुनिया के समंदर के किनारे पे जितनी रेत पाई जाती है, उसके तमाम ज़र्रात को अगर हम मिला लें तो फिर हमारे पास जो नंबर आएगा शायद उसके बराबर हमारे पास इस कायनात में सितारों की तादाद है। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. हमारा घर जो कि ये ज़मीन है, इस ज़मीन के इस छोटे होने का हम अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब हम इसका मुआवजना इसको हम जब मापने लगते हैं कायनात के दूसरी चीज़ों के मुकाबले में। ये कायनात अल्लाह ने इतनी बड़ी बनाई है कि अगर हम इसकी दूसरी चीज़ों से अपने इस छोटे से अर्थ का मुआवजना करें तो हम पे ये आश्कार होता है कि हमारा घर तो बहुत छोटा सा है, ये एक बहुत छोटा सा प्लेनेट है और इसके ऊपर लाइफ जो है वो पाई जाती है। These millions of stars are wandering about in space. ये लाखों की तादाद में मौजूद सितारे स्पेस में इधर से उधर घूम रहे हैं, वॉन्डरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। A few form groups, इसमें से चंद ऐसे हैं जो कि
ग्रुप्स की फॉर्म में, ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप की शक्ल में घूमते हैं, विच जर्नी इन कंपनी, जो कि एक दूसरे की कंपनी में, एक दूसरे के साथ मिलकर सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन इनमें से ज़्यादातर सितारे अकेले अकेले ही सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर indeed for one star to come anywhere near to another। और एंड दे ट्रेवल थ्रू, और ये एक ऐसी यूनिवर्स में से, इतनी बड़ी, इतनी ग्रेट, इतनी ह्यूज यूनिवर्स में से सफ़र कर रहे हैं कि ऐसा बहुत बहुत कम होता है कि कोई एक सितारा दूसरे सितारे के करीब भी आ सके, क्योंकि ये स्पेस जो है ये बहुत बड़ी है और इस स्पेस में इतनी ज़्यादा जगह है कि एक सितारा दूसरे सितारे से बहुत दूर रहता है। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कम्प्लीट लोनलीनेस, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि एक सितारा अपना सफ़र, अपना वॉयज जो है, जो उसका सफ़र है, वो कम्प्लीट लोनलीनेस में, मुकम्मल तन्हाई में ही गुजारता है। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक खाली समंदर में एक शिप, जैसे कि आपने अगर कभी टीवी में ये मंज़र देखा हो कि एक शिप जब एक समंदर में दिखाई जाती है तो लगता है कि वो बिल्कुल अकेली है और उसके इर्द गिर्द और कोई चीज़ नहीं है। तो वो बिल्कुल इसी तरह का मंज़र हम स्पेस में भी देखते हैं कि एक सितारा दूसरे सितारे से इतना दूर है जैसे एक शिप जो है वो एक बिल्कुल एक खाली समंदर में मौजूद हो। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप, और ये अगर इस मॉडल को हम लें और इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें कि जिसमें स्टार्स जो हैं वो शिप की तरह हैं, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो जो एक शिप है वो अपने दूसरी शिप नेबर से, यानी कि एक सितारा दूसरे सितारे से कितना दूर होगा, मिलियंस ऑफ माइल्स, बहुत ज़्यादा लाखों माइल्स के डिस्टेंस पे होगा, जो कि उसका करीबी हमसाया है। यानी कि एक सितारा दूसरे सितारे से जो कि निस्बतन करीब हैं, वो भी एक दूसरे से हज़ारों मील के फासले पर मौजूद हैं। फ्रॉम दिस it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक सितारा बहुत कम ही किसी दूसरे सितारे के करीब आता है, और इसकी वजह ये है कि दिस स्पेस इज़ वेरी ह्यूज, इट इज़ वेरी वाइड। अल्लाह ताला ने स्पेस को बहुत वसी बनाया है और इस वसअत की वजह से एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आ पाता। We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place, and another star wandering blindly through space happened to come near to the sun। और हम ऐसा यकीन रखते हैं कि तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले ये एक बहुत कम होने वाला इंसिडेंट, बहुत कम रूनुमा होने वाला वाक़या रूनुमा हुआ, और एक सितारा खला में आवारा घूमते हुए सूरज के बहुत करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, सो दिस सेकेंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। बेटे, ये वो फिनोमेना है जिसके बारे में आप अपनी साइंस की बुक्स में 6-7 क्लास में पढ़ते आए हैं कि जब चाँद अपनी पूरी उसको पहुंचता है, पूरी उम्र को पहुंचता है और वो फुल बड़ा हो जाता है, जब 14वीं का हो जाता है, तो उसकी जो कशिश है ज़मीन पर, वो समंदर में बड़ी बड़ी लहरें जो है वो बनाती है। ये चीज़ें आपने यकीनन साइंस में और सोशल स्टडीज़ में 6-7 की बुक्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि उसकी एक पुल है, एक उसकी कशिश है जो हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर इस तरह से लंबी लंबी लहरें बनाते हैं। तो वो कह रहे कि जिस तरह से सूरज और चाँद की वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर, समंदर के ऊपर जो है वो टाइड्स बनती हैं और लहरें बनती हैं, इसी तरह से जब एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आया होगा तो उसने भी सूरज की सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी टाइड, एक बहुत बड़ी लहर बनाई होगी। But they would have been very different from the little tides which small mass of moon raises in our oceans। लेकिन यकीनन ये जो टाइड है, ये जो लहर है, ये यकीनन बहुत मुख्तलिफ होगी उन छोटी छोटी लहरों से जो कि मून की वजह से बनती हैं। चाँद तो एक छोटा है निस्बतन, अगर हम इसका कंपैरिजन करें सन के साथ, तो वो तो सन की निस्बत तो बहुत छोटा है, और वो जो दूसरा सितारा सूरज के करीब आया था, हमें नहीं पता कि वो कितना बड़ा था।
तो उसकी जो टाइडल पुल होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और उसने जो उसके ऊपर एक लहर बनाई होगी वो यकीनन बहुत बड़ी होगी। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन। एक बहुत बड़ी टाइडल वेव या एक बहुत बड़ी जो लहर है वो पूरे के पूरे सन के सतह के ऊपर, सूरज की सतह के ऊपर जो है नमूदार हुई होगी। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट। और आखिरकार वो टाइड बड़ी होती होती, वो लहर बड़ी होती होती एक पहाड़ की शक्ल उसने इख्तियार कर ली होगी और वो इतनी बड़ी हो गई होगी कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर। और जैसे जैसे ये जो डिस्टर्बेंस का कॉज था, वो डिस्टर्बेंस का कॉज क्या था? वो सितारा। जैसे जैसे वो सितारा उसके मज़ीद नज़दीक आता गया और ये जो उसके अंदर सारी तब्दीली रूनुमा हो रही थी वो भी और से और मजबूत होती गई। द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। और जैसे ही वो उसके करीब आता गया उसी तरह से जो वो पहाड़ था उस जो सरफेस पे बना था वो भी बड़े से बड़ा होता गया। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे। और जैसे ही इससे पहले कि वो दूसरा सितारा सूरज से दूर होना शुरू करता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल दैट दिस माउंटेन वॉज टॉर्न इनटू पीसेस। कि जब वो दूसरा सितारा उससे दूर होना शुरू हुआ होगा तो उसकी टाइडल पुल, उसकी जो कशिश थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई होगी कि जैसे ही वो उससे दूर हुआ तो वो माउंटेन जो है, वो पहाड़ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया। और उसके फटने से क्या हुआ? was torn into pieces and threw off small parts of itself into space। और उसके कुछ जो पार्ट्स थे, जो स्मॉल पीसेस थे, वो बाहर स्पेस में गिर गए। These small pieces have been going round sun ever since। और तब से वो जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस हैं वो सन के इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दे आर प्लैनेट्स। और वो सैयारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, कुछ बड़े कुछ छोटे, ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, जिनमें से हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन एक है। तो अब ये जो पैराग्राफ था इसके अंदर उन्होंने हमें बताया है कि जो उनकी अपनी एजम्पशन है, उनकी अपनी थ्योरी है कि किस तरीके से प्लैनेट्स वजूद में आए। जब एक सितारा खला में घूमते घूमते सूरज के बहुत करीब आया तो उसने सूरज की सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो पहाड़ बना दिया, एक बहुत बड़ा एक टाइडल पुल की वजह से एक टाइड बना दी। और जब वो सितारा वापस सूरज से दूर होने लगा, क्योंकि वो उसको खींच रहा था, उसकी एक कशिश थी, तो वो कशिश की वजह से वो पहाड़ टूटा और वो टूटने से उसे कुछ कतरे या कुछ उसके जो पीसेस थे वो बाहर गिर गए और वो खला में घूमने लगे और वो हमारे प्लैनेट्स हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता होता है, आप इसको समझें और इससे रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रिस्पेक्टिव हेल्पिंग बुक्स में दिए हुए हैं आप उसको अच्छे से तैयार करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक के लास्ट में भी ये दिया हुआ है एक्सरसाइज में। The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot। अब सूरज और जो दूसरे सितारे जितने भी हम आसमान में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। हमें पता है कि हम इंसानों को या ज़िंदगी को, इंसान ही नहीं बल्कि ज़िंदगी को एग्जिस्ट करने के लिए हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। एक हद से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा, गर्मी की शिद्दत हद से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे किसी भी किस्म की ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेज ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ। और तो इसी तरह होगा कि जब वो सूरज के कुछ हिस्से बाहर गिरे होंगे तो वो भी बहुत गर्म होंगे क्योंकि वो सूरज का पार्ट थे, और वो इस तरह से जब बाहर गिरे होंगे तो वो भी यकीनन बहुत गर्म होंगे। ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर। और आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट। और अब तक क्या हो गया है कि वो इस तरह से ठंडे हो गए हैं कि उनकी अपनी जो हीट है, जो उनकी अपनी गर्मी है वो बहुत कम रह गई है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशंस विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम। और अब वो अपनी सारी की सारी जो हीट है, जो वार्मथ है, जो गर्मी है, वो कहाँ से लेते हैं? वो सूरज की उस रोशनी से, उस रेडिएशन से लेते हैं जो सूरज उनके ऊपर डालता है। जैसा कि आप ज़मीन को देखें कि हमारा ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है,
यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सूरज से आने वाली तवानाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो भी आप देखें कि जब वो भी हद से ज़्यादा इख्तियार कर जाए, जैसे कि आजकल बहुत गर्मी है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ का जो मामूल है वो उसके ऊपर असरअंदाज होता है। तो इसी तरह से ये जो अब ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये हम सिर्फ सूरज से ले रहे हैं। हमारे अपने प्लेनेट की जो हीट थी जब ये नया बना होगा, वो हीट जो है वो ग्रेजुअली कम हो चुकी है, और अब सारी की सारी जो एनर्जी है वो हमें डायरेक्ट सूरज से ही मिल रही है। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गिव बर्थ टू लाइफ। और वक्त गुजरने के साथ साथ इन पीसेस में से, इन टुकड़ों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया होगा। वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कैसे, व्हेन, कब, और वाई दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। इट्स स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, और ये कैसे स्टार्ट हुआ, बहुत सादा जानदारों के साथ, बहुत सादा जानदारों के साथ, हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग। वो इतने सादा थे कि बस उनके अगर हुज लिविंग पावर, उनकी अगर ज़िंदगी की ताकत देखते या उनकी पावर देखते तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि उनके पास सिर्फ एक उनका काम था, और वो ये था कि वो मरने से पहले रिप्रोड्यूस कर दें और उनके आगे बच्चे या उनसे आगे उनकी नस्ल जो है वो परवान चढ़े। बस वो उनकी ज़िंदगी का सिर्फ इतना ही मकसद था। वो बिल्कुल सादा से ऑर्गेनिजम्स से बने। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इस सादा सी बिगिनिंग से, सादा सी शुरुआत से, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स। इस सादा सी शुरुआत से एक ऐसी ज़िंदगी की लहर आई है जो कि आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा से पेचीदा होती गई है। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी एंड देयर रिलीजन्स, इन विच लाई देयर हाई होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स। अब क्या हुआ कि वो पेचीदा से पेचीदा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पैदा होते गए, एंड हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और आखिर में उन्होंने एक ऐसे जानदार प्रोड्यूस किए हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, जिनकी ज़िंदगी उनके महसूसात और उनके एम्बिशंस और उनकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनको जो सेंस ऑफ ब्यूटी रखते हैं, जिन्होंने अपने रिलीजन्स बना लिए हैं, जिन्होंने अपने मज़ाहिब बना लिए हैं, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, जिसके अंदर उनकी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और ख्वाहिशें जिसके साथ उनकी वाबस्ता है। बेटा, अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। हम उनसे मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि वी आर रैशनल, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम दूसरे जानदारों की तरह नहीं हैं, हम जानवरों की तरह नहीं हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके मुताबिक हम एक्ट करते हैं। ये जो सोचने और समझने की ताकत है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स अमल है। हमारा दिमाग और हमारे ये बोलने की फ़ैकल्टी ख़ास तौर पे जो हम बोलते हैं, ये कुदरती ख़ास देन है, और ये एक बड़ा पेचीदा और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सारा, जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर होता है। तो सर जेम्स जीन्स का ये कहना है कि लाइफ तो स्टार्ट हुई थी बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स के साथ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई, और आते 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 एवोल्यूशन होता होता जो आखिर में एक बीइंग बनी जो कि हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स, वो इस कदर पेचीदा हैं कि वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उनके एम्बिशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी महसूसात हैं, वो चीज़ों को ख़ास नज़रिए से देखते हैं और उसको ख़ास तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, और उन्होंने रिलीजन्स बना लिए। उनके जो मज़ाहिब हैं वो उनकी लाइफ को शेप अप करते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों को लेकर चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है कि हम कितने कॉम्प्लेक्स हैं, हमने कितना अपनी सोच से अपने जहन से किस तरह की ज़िंदगी बनाई है। बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको दोबारा से रीड ज़रूर करें, और इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको काइंडली आप साथ के साथ तैयार करते जाएं, और इनके सिनोनिम्स के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत तवज्जो दें, क्योंकि सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और अब वो मंडे को अपलोड होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।